नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा एक बहुत ही खतरनाक पेपर आयोजित किया गया है जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे गए जो कि दोस्तों एसआई का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, हर पेपर में दोस्तों यहाँ से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं। ये आरपीएससी के द्वारा आयुष डिपार्टमेंट जो होता है दोस्तों आयुर्वेदिक वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों कि खींच या खींचड़ो, राजस्थान के ग्रामीण जो इलाके होते हैं वहां पर दोस्तों एक खींचड़ो बनाया जाता है जिसे सामान्य भाषा में खींच भी कहा जाता है। राजस्थान के किस मुख्य अनाज से ये दोस्तों ये बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाजरा। दोस्तों जो बाजरा होता है पश्चिमी राजस्थान में आप लोगों को खूब देखने को मिलता है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में से दोस्तों खींच या खींचड़ो बनाया जाता है बाजरे से। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं माघ महीने की। तो माघ जो महीना आता है दोस्तों, हमेशा माघ के बाद में फागण आता है, फागण के बाद में नया साल आ जाता है तो चैत्र महीना। तो माघ महीने की जो संक्रांति है उसके दिन दोस्तों सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सूर्य भगवान की पूजा करते समय जो महिलाएं होती है वो 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं इनके 7 धान्यों की खींच या गुड़राब को क्या कहा जाता है। जो 7 प्रकार के अनाजों को मिलाकर एक खींच बनाई जाती है, गुड़राब बनाया जाता है, इसे सामान्यतः भाषा में ग्रामीण अंचल में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों खींचियो। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है खींचियो। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, इसे खींचियो कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप लोगों से आरपीएससी द्वारा ये प्रश्न दोस्तों पहले भी पूछा जा चुका है। आप लोगों ने अगर पीवाईक्यू देखे हैं हमारे तो दोस्तों ताम्र पाषाण संस्कृति में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो आहड़ थी दोस्तों ये ताम्र पाषाण संस्कृति थी। तो ताम्र पाषाण संस्कृति आहड़ में चावल और बाजरे के प्रमाण किसने खोजे थे? दोनों शब्दों को आपको याद रखना है। 3 प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हमारे बाजरे से संबंधित आ चुके हैं। तो चावल और बाजरे की जो खोज है वो आहड़ सभ्यता में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर 2 देखिए विष्णु मित्रे। विष्णु मित्रे वो विद्वान है जिन्होंने आहड़ सभ्यता में चावल और बाजरे की खोज की थी। इन्होंने दोस्तों कहा था कि जो चावल है वो आधुनिक समय तक के जो चावल है वो प्राचीन जमाने में आज से 4000 वर्ष पूर्व उगाए जाते थे। क्योंकि जो आर्य सभ्यता थी ये हमारी 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है। जो कि दोस्तों एक प्रकार से दोस्तों इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों धूल कोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे धूल कोट भी कहा जाता है। धूल कोट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों मिट्टी का टीला। क्या हो जाएगा? मिट्टी का टीला। ये भी बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। चले दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने। मैं इस प्रश्न को दोस्तों पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। आप लोगों से कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कृषि कर्म हेतु प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा से प्राप्त निम्नलिखित किस तथ्य में कौन सा असत्य है ये आप लोगों को बताना है। तो पहले तो मैं चर्चा कर लेता हूं तो कालीबंगा की। कालीबंगा से मैंने आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में बताया था जब हमने सभ्यताओं की चर्चा की थी कि कालीबंगा से 5 स्तर देखने को मिले। कितने स्तर देखने को मिलेंगे? 5 स्तर देखने को मिलेंगे। इनमें से दोस्तों जो 2 स्तर है ये प्राक हड़प्पा कालीन है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी दोस्तों प्राचीन है, प्राक हड़प्पा कालीन है। और अगले दोस्तों जो 3 स्तर देखने को मिलते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो स्तर है ये हड़प्पा कालीन है। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है प्राक हड़प्पा कालीन जो खेती की जाती थी कालीबंगा में वो प्राक हड़प्पा कालीन की जाती थी दोस्तों। और ये कृषि थी दोस्तों। कैसी थी दोस्तों? प्राक हड़प्पा कालीन खेती थी। अब आइए चर्चा करते हैं हमारे प्रश्न की ओर। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती के दक्षिण पश्चिम में दोहरा जुता हुआ खेत मिल रहा है। भाई साहब ये ऑप्शन पहला ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन आप लोगों से पूछा गया है। कालीबंगा सभ्यता में जो खेती की जाती थी वो कालीबंगा का जो दक्षिणी पूर्व वाला जो इलाका था, कैसा था दोस्तों? जो दक्षिण पूर्व का जो इलाका था वहां पर इस प्रकार की दोस्तों जो खेती है वो की जाती थी। तो दक्षिण पूर्व के इलाके में की जाती थी, न कि दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 1 ही गलत हो जाएगा। और ये भी बात आपको याद रखनी है जो खेती की जाती थी वो प्राक हड़प्पा कालीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राक हड़प्पा कालीन से संबंधित है। ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जरूर देखिएगा। यहाँ से 2 फसलों की एक साथ बुआई की जाती थी, ये एकदम सही बात है। हम पहले भी बता चुके हैं कि एक ही समय पर एक ही खेत में एक साथ दोस्तों 2 फसलें उगाई जाती थी। एक प्रकार से दोस्तों वर्टिकल रूप में, एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल रूप में। ये बात आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट बात आती है। सोचिए दोस्तों आज के वैज्ञानिक दोस्तों जो आधुनिक युग है ना, इससे भी कई दोस्तों 6000 वर्ष पहले, क्योंकि जो हमारी हड़प्पा जो कालीबंगा सभ्यता थी ये 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। उस समय 6000 वर्ष पहले भी दोस्तों एक ही समय पर 2 फसलें उगाए थे। और आजकल के किसान इस प्रकार की खेती नहीं करते। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा कालीन जो की खेती की दोस्तों साक्ष्य मिले, एकदम सही बात हो जाएगी दोस्तों।
यह विश्व की सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के प्रमाण माने जाते हैं, ये भी बात सही हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए दोस्तों, क्योंकि हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आर्य सभ्यता की अवस्थिति कि किस ताम्र अयस्क के भंडारों के मध्य पाए जाते हैं? तो आर्य सभ्यता की दोस्तों जो अवस्थिति है, यहाँ से दोस्तों कल्कोपाइराइट नामक दोस्तों एक तत्व होता है दोस्तों तांबे का, उस तत्व के जो अयस्क है ना वह हमें दोस्तों आर्य सभ्यता से देखने को मिलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो कल्कोपाइराइट नामक तत्व जो तांबे का है, इसके दोस्तों जो औजार है वो हमें कहां से मिलते हैं? आर्य सभ्यता से मिलते हैं। और आर्य सभ्यता के बारे में मैं बता चुका हूं कि ये उदयपुर जिले के पूर्व में स्थित है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है। कितनी दोस्तों? 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है। यहाँ से दोस्तों इसे दोस्तों दूल कोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूल कोट भी कहा जाता है। आइए चर्चा करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि राजनगर कांकरोली के पास, जो कि राजनगर है ना दोस्तों, ये राजनगर कांकरोली वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों राजसमंद जिले में। कहां पर स्थित है? राजसमंद जिले में के पास में स्थित एक रायलो पर्वत श्रृंखला है। रायलो पर्वत श्रृंखला को वर्तमान में हम दोस्तों अरावली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? अरावली के नाम से इसे जाना जाता है। में किस खनिज की प्रधानता रही है? बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि राजसमंद जिले में जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो तत्व है, वहां पर राजनगर कांकरोली में किस खनिज की दोस्तों प्रधानता रही है? तो यहाँ से जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है दोस्तों लाइमस्टोन। क्या कहा निकाला जाता है? लाइमस्टोन। और इसी लाइमस्टोन को हम हिंदी भाषा में कहते हैं दोस्तों चूना पत्थर। चूना पत्थर भी दोस्तों कई प्रकार का पाया जाता है। जब हमने आप लोगों से दोस्तों सम जैसलमेर की चर्चा की थी, तब आप लोगों को बताया था कि वहां पर सी ग्रेड का जो चूना पत्थर है वो पाया जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चूना पत्थर के तत्व यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस औषधीय पौधे को कुष्ठ नाशिनी भी कहा जाता है? दोस्तों गौर करना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि किस पौधे को कुष्ठ नाशिनी कहा जाता है? कि दोस्तों लेपेरोसी दोस्तों एक रोग होता है दोस्तों, लेपेरोसी दोस्तों डेस्ट्रॉयर। तो लेपेरोसी दोस्तों जो डेस्ट्रॉयर रोग है, इसे दोस्तों कुष्ठ नाशिनी रोग कहा जाता है। इस जो किस पौधे को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाबची। बाबची नामक एक पौधा पाया जाता है दोस्तों। उस रोग उससे उस पौधे की दोस्तों जो जड़ होती है, छाल होती है, उसका दोस्तों जो तना होता है ना, इससे दोस्तों जो कुष्ठ रोग होता है ना, उसे दोस्तों दूर किया जाता है। और उसके लिए यूं मान के चलिए एक प्रकार से रामबाण साबित होता है। और अभी आप लोगों को पता है ये दोस्तों पौधा चर्चा में क्यों है। सबसे बड़ी मैं बात बताऊं कि कुष्ठ रागिनी या बाबजी नामक पौधा चर्चा में इस वजह से है क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान की दोस्तों जो विधानसभा है, इस विधानसभा में एक विधेयक लाया गया है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026। तो पंचायती राज संशोधन दोस्तों जो एक्ट लाया गया, पंचायती राज संशोधन एक्ट लाया गया 2026 वाला, इस पंचायती राज संशोधन में ये कहा गया है कि जो कुष्ठ रोग होता है, क्या होता है दोस्तों? जो कुष्ठ रोग होता है, इस कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ये बात आपको याद है। पहले कुष्ठ रोग को क्या माना जाता था? एक खतरनाक रोग माना जाता था, लेकिन वर्तमान में इस रोग को इस खतरनाक रोग की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। अब कुष्ठ रोग कोई भी खतरनाक रोग नहीं है। किसमें? पंचायती राज संशोधन एक्ट सन 2026 में। और अब पंचायती राज संशोधन एक्ट में यह भी कहा गया है कि अगर आपके 2 या 2 से अधिक बच्चे, 3 बच्चे हो सकते हैं, 4 बच्चे हो सकते हैं, तो भी आप पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ सकते हैं। नगर पालिका का दोस्तों जो चुनाव है वो आप लड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों चर्चा में काफी रहा है, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। बाबची नामक पौधा। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित रोगों और उनके उपचार हेतु प्रयोग में ली जाने वाली वनस्पति से सुमेलित कीजिए। भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन है। और काफी में जब भी दोस्तों आप लोगों से आयुर्वेद की चर्चा करता हूं, तब आप लोगों को बताता हूं कि जो अतिसार नामक जो रोग है ना, ये दोस्तों छोटे अरहर से के कारण इसकी दोस्तों जो इलाज है इसमें बहुत ही सहायता मिलती है। छोटे अरहर का जो पौधा होता है, इससे अगर अगर आप अतिसार में अगर इस्तेमाल करोगे ना, तो ये रोग दूर हो जाता है। पांडु रोग की मैं बात करूं तो पांडु रोग दो होता है, इसे दोस्तों अर्जुन की जो छाल होती है ना, इससे दोस्तों इसको दूर किया जा सकता है। और अर्जुन की छाल वो पौधा है दोस्तों जिसकी अगर आप इस अर्जुन की छाल का दोस्तों वृक्ष का दोस्तों अगर सेवन करते हो ना, तो आपके दोस्तों ब्लड में, खून में अगर किसी भी प्रकार के विकार है ना, तो ये उनको दूर करने का कार्य करता है। सिंपल भाषा में मैं यूं कहूं तो आपके खून को साफ करने का कार्य करता है। और जितनी तेजी से दोस्तों जो अर्जुन का जो पेड़ की जो छाल है वो जितनी तेजी से खून को साफ करती है, उतनी तेजी से नीम का जो पौधा होता है वो भी आपको खून को साफ करता है। जो पांडु रोग होता है ये अर्जुन की छाल से। मधुमेह की मैं आप लोगों से कई बार चर्चा कर चुका हूं। जो मधुमेह दोस्तों जो रोग होता है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों से दोस्तों जो गुड़मार के जो पत्ते होते हैं, किसके दोस्तों? गुड़मार के पत्ते, इनसे दोस्तों ठीक होता है।
रक्तचाप आप सभी जानते हो दोस्तों, जो सतवारी का दोस्तों जो पौधा होता है इसे दोस्तों ठीक होता है हमारा दोस्तों, आप मिलान आप लोग कर सकते हो। इसका उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न करते हैं, मध्य निम्न में से किसका प्रकार है? जब भी मैंने आपको राजस्थान के दोस्तों पीवाईक्यू करवाए थे तब आप लोगों को बताया था मध्य लेयर प्रकार का की दोस्तों पगड़ी होती है। क्या होती है दोस्तों? ये पगड़ी होती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि दोस्तों दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता है, कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी की किताब है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सावित्री व्रत दोस्तों, सावित्री एक महिला थी जिसने अपने पति को खो दिया था और उसने भगवान से दोस्तों प्रार्थना करके दोस्तों जो सावित्री माता थी उसने अपने पति की पुनर्आयु या उसकी जो आयु थी उसको बढ़ाने की दोस्तों बात कही थी। तो ये उसी प्रकार से सावित्री का जो व्रत किया जाता है दोस्तों, ये जो सावित्री का व्रत है दोस्तों ये किस पेड़ की पूजा से संबंधित है? तो आपको पता है सावित्री का जो व्रत किया जाता है ये दोस्तों वट वृक्ष से संबंधित है और इसे दोस्तों बनियान भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट आती है दोस्तों। बात ये आती है कि दोस्तों जो ये वृक्ष है दोस्तों ये कब सावित्री की पूजा कब की जाती है? तो आपको पता है जेठ की जो अमावस्या आती है, कब आती है? ज्येष्ठ महीने की दोस्तों जो अमावस्या आती है, इस जेठ की अमावस्या को यह व्रत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है। और जेठ की अमावस्या को राजस्थान का एक बहुत ही बेहतरीन मेला लगता है। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि हाड़ौती का एक ऐसा मेला है जिसे दोस्तों हाड़ौती का ही नहीं दोस्तों आप यूं कह सकते हैं दोस्तों शहरी जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। सीताबाड़ी का मेला, कौन सा दोस्तों? सीताबाड़ी का दोस्तों जो मेला है ये भी दोस्तों इसी जेठ की अमावस्या को बढ़ता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो सीताबाड़ी का मेला जेठ की अमावस्या को बढ़ता है और उसी दिन दोस्तों सावित्री वृक्ष के जो वृक्ष होता है इसके पेड़ की पूजा भी की जाती है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ आभूषण दिए हुए और उनके अंग दिए गए। ये क्वेश्चन पुनः दोस्तों कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी की किताब है दोस्तों आरबीएसई वाली उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। वो क्वेश्चन पूछा गया है। बारी नामक दोस्तों आभूषण की बात करूं तो बारी नामक जो आभूषण होता है ये नाक में पहना जाता है। भोगली नामक दोस्तों आभूषण हो गया, ये भी दोस्तों नाक में पहना जाता है। बुलाक नामक आभूषण हो गया जो कि आरपीएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं, ये भी कहां पर पहने जाते हैं? नाक में पहने जाते हैं। गजरा, आप लोगों ने अक्सर दोस्तों जो पुरानी फिल्में देखी होंगी बॉलीवुड में, जो महिलाएं होती है वो हाथ में गजरा पहन के आती है। किसमें पहन के आती है? हाथ में महिलाएं गजरा पहन के आती है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा दोस्तों जो बी है ये गजरा किसमें हो जाएगा? हाथ में। तो गजरा कहां पहना जाता है दोस्तों? हाथ में पहना जाता है। हाथ में और क्या पहना जा सकता है? कड़ा भी दोस्तों यहीं पर पहना जाता है। कंदोरा, कंदोरा हमेशा कमर में पहना जाता है। कंदोरा कहां पर पहना जाता है दोस्तों? कमर में पहना जाता है और यहीं पर पहना जाता है दोस्तों कमरबंद भी। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है। लंगर, लंगर नामक दोस्तों जो आभूषण होता है ये पैर में पहना जाता है। कहां पे दोस्तों? जो पांव होता है उसमें लंगर नामक आभूषण पहना जाता है। पांव में और कौन से आभूषण आपको देखने को मिलते हैं? जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों नुपुर की। ठीक है दोस्तों, नुपुर हो गया, आंवला हो गया, आंवला। ठीक है दोस्तों, आंवली हो गया। ये दोस्तों जो आभूषण है ये कहां पर पहने जाते हैं? ये पहने जाते हैं भाई साहब पैर में। कहां पर दोस्तों? पैर में। तो ये भी बात आपको याद रख सकते हो। तो इस वजह से दो आपके जो ऑप्शन है वो 1 में 4, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि आप लोगों के सामने अभी हाल ही में दोस्तों होली का त्योहार निकला है, फागण की मस्ती है वो निकली है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जारी है और वही दोस्तों अपना जो भारत देश था वो होली खेल रहा था बहुत ही धूमधाम तरीके से। उसी प्रकार से आरबीएससी ने क्वेश्चन पूछा है होली के बारे में। क्वेश्चन है दोस्तों कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भाई साहब कोड़ा मार दोस्तों जो होली है ये भिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? भिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर दोस्तों कोड़े मारे जाते हैं महिलाओं के द्वारा पुरुषों को। तो ये बात आपने, पुरुष स्वयं भी अपने ऊपर कोड़े भी मारते हैं। लड दोस्तों अगली पिल जो आती है लठ मार होली, ये दोस्तों लद मार नहीं, इसे दोस्तों हिंदी टाइपिंग मिसप्रिंट है क्योंकि जिसने ये पेपर बनाया ना भाई इसने इंग्लिश में पेपर बनाया है और दोस्तों इंग्लिश में बनाने के बाद में इसे गूगल से ट्रांसलेट किया है हिंदी में। तो ये लठ मार होली इसको आप इस प्रकार से देखिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों पेपर बनाने वाले की। तो लठ मार जो होली है ये आपको पता है दोस्तों महावीर जी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी की। और महावीर जी का जो मेला लगता है ना भाई साहब ये लगता है करौली में। कहाँ पर लगता है दोस्तों? करौली में ये मेला लगता है। और तो लठमार होली करौली की प्रसिद्ध है। भगोरिया की होली दोस्तों आरपीसी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भगोरिया की जो होली है दोस्तों ये बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? और ये क्वेश्चन भी दोस्तों कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी की जो बुक है वहां से पूछा गया है और हम इस प्रकार की जो श्रृंखला है वो आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। कक्षा 9th 10th और कक्षा 6ठी से 12वीं तक की जितनी भी आरबीएसई की पुस्तकें, एनसीईआरटी की पुस्तकें और मूल किताबों के अनुसार आप लोगों को पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए। तो ये बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। गीदड़ दोस्तों जो नृत्य किया जाता है ये शेखावाटी के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 तो जो सी है वो राइट हो जाएगा।
तो एक में दो आप देख सकते हो, एक में दो, ये ऑप्शन नंबर दो, तो जो दो है ये राइट हो जाएगा। चर्चा करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर आप लोगों के सामने। दोस्तों बिलों में पाल किसे कहा जाता है? भाई साहब बिलों में एक दोस्तों एक ग्रामीण अंचल में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पाल। पाल वो नहीं है दोस्तों, बिल जनजाति में जिस शब्द में दोस्तों पाल इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों सेटलमेंट। क्या कहा जाता है? सेटलमेंट। या यूं कह दीजिए दोस्तों बस्तियां, इनके दोस्तों छोटे छोटे घरों को मिलाकर दोस्तों जो एक प्रकार की बड़ी बस्ती बनती है ना, उसे कहा जाता है पाल। और जो बिलों के दोस्तों जो घर होते हैं ना, क्या होते हैं? घर। इनके घरों को कू कहा जाता है। ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों भीलों के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों भीलों के दोस्तों जो घर होते हैं इन्हें कू कहा जाता है। घर को क्या कहा जाता है? घर को कू कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना। और पाल किसे कहा जाता है दोस्तों? बस्तियों को कहा जाता है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले गौरी नृत्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है और हम लोगों को इसे पीवाईक्यू में कर भी चुके हैं। यह एक नाट्य के रूप में किया जाता है, ये बात दोस्तों सही आती है। पुरिया इस लोक नृत्य का दोस्तों मुख्य पात्र होता है। कक्षा 10वीं की दोस्तों एनसीईआरटी की जो किताब है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। हम कई बार आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं इस गौरी नृत्य के बारे में। यह परंपरागत रूप से फाल्गुन और चैत्र महीने में किया जाता है। भाई साहब ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो गौरी नृत्य किया जाता है ये फागुन और चैत्र के महीने में नहीं किया जाता है, बल्कि कब किया जाता है? भाद्रव के महीने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भाद्रपद का जो महीना आता है उसमें गौरी नृत्य किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये गलत हो जाएगा। इसे राय नृत्य भी कहा जाता है। जो गौरी नृत्य होता है इसमें राय नृत्य भी कहा जाता है। और गौरी नृत्य की जो सबसे बड़ी विशेषता आती है इसमें दोस्तों शिव भस्मासुर की जो कथा आती है, भस्मासुर की, उसका दोस्तों इसमें दोस्तों अंकन किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि मोरन देवी किस जाति की इष्ट देवी मानी जाती? आरपीएससी द्वारा एक नया प्रश्न दोस्तों निकाला गया है। मोरन देवी राजस्थान के एक प्रसिद्ध दोस्तों देवियों में मानी जाती है। इसे किस जाति की इष्ट देवी कहा जाता है? दोस्तों इष्ट देवी का हो जाएगा दोस्तों गॉडेस ऑफ द स्विच ऑफ कास्ट। ठीक है दोस्तों, मोरन देवी। तो ये कही जाती है दोस्तों खारवाल जाति। खारवाल जाति आप लोगों ने कई बार राजस्थान में सुना होगा कि जो राजस्थान में नमक बनाया जाता है दोस्तों पचपदरा बाड़मेर से। कहां से दोस्तों? पचपदरा दोस्तों जो बाड़मेर से जो नमक बनाया जाता है, ठीक है, पचभद्रा। वर्तमान में दोस्तों ये बालोतरा में दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी, इसे बालोतरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में। और इस जनजाति के द्वारा यहाँ पर क्या बनाया जाता है दोस्तों? नमक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? नमक बनाया जाता है, जिसमें दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों 98% दोस्तों NaCl पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखनी है। 98% शुद्ध नमक पाया जाता है। कहां पर? पचपदरा, बालोतरा जिले में। बाड़मेर नहीं, अब बालोतरा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का प्रकार ग्रासियों में प्रचलित नहीं है? भाई साहब बहुत ही शानदार प्रश्न है और मैं कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूं पीवाई की जब श्रृंखला आप लोगों को की थी। तो ग्रासिया जनजाति का दोस्तों जो विवाह का प्रकार नहीं है, ताड़ना। दोस्तों जो ताड़ना नामक जो विवाह ग्रासियों में किया जाता है, परावणक भी किया जाता है और मोरबंदिया नामक दोस्तों जो विवाह है वो भी किया जाता है। लेकिन मायस नामक का दोस्तों जो विवाह है कहीं भी ग्रासियों में प्रचलित नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है इसका गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। राजस्थान में आर्य समाज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और निम्न विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर है उसका चयन आप लोगों को करना है। आर्य समाज राजस्थान में जैसे जैसे आया दोस्तों मुंबई के बाद में दोस्तों दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में आया और उत्तरी भारत में खास करके दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में आया स्वामी दयानंद सरस्वती, वही स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि 14 खंडों में प्रकाशित हुआ था। 12 खंड एक तरफ थे, 2 खंड एक तरफ थे। वो भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी जब हमने भारतीय इतिहास की आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। तो स्वामी दयानंद सरस्वती सन 1964-65 में राजस्थान आए तथा करौली, कुशलगढ़, जयपुर और दूदू में इन्हें दोस्तों प्रवचन दिया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जब सबसे पहले राजस्थान में आए थे, करौली के जो शासक हुआ करते थे दोस्तों मदन पाल, उन्होंने यहाँ पर इन्हें दोस्तों आगमन किया था या इनको बुलाया था। करौली के बाद में दोस्तों ये कुशलगढ़ गए थे और कुशलगढ़ के बाद में जयपुर गए और दूदू भी गए थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। वे सन 1981 में पुनः राजस्थान आए और बनेड़ा, शाहपुरा, उदयपुर और जोधपुर राज्यों में दोस्तों उन्होंने जागरूकता पैदा की। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों को हम पहले भी कर चुके हैं। आप हमारे भारतीय इतिहास की श्रृंखला
देख सकते हो। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना सन 1888 में अजमेर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बात आती है। ठीक है दोस्तों, इसके 5 सदस्य अलग अलग जातियों से संबंधित है, ये बात गलत हो जाएगी, अतः ऑप्शन 1 ही राइट है। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो मैं आप लोगों से पहले भी कहा चुका हूं दोस्तों कि जो आरबीएससी की दोस्तों जो बुक है वो क्लास 11th की जो बुक है, इसमें से दोस्तों क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्लास 11th की वाली बुक देख सकते हो और मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूं वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के बारे में पहले भी जब पीवाईक्यू किए थे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों, आप विश्वास कीजिए चैनल पर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, 19वां क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा बेहतरीन प्रश्न है। मजहरुल सुरूर जो नामक दोस्तों जो पत्र है दोस्तों, ये कहां से प्रकाशित होता है? एक प्रकार से दोस्तों समाचार पत्र आप लोगों के सामने, और एक बार उनके दोस्तों स्थान भी आप लोगों को दिए गए। दोस्तों मैंने आप लोगों से दोस्तों पहले भी बता चुका हूं कि राजस्थान की जो कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें कई प्रकार के समाचार पत्र आप लोगों को दिए गए थे, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मजहरुल की मैं बात करूं तो दोस्तों ये सन 1849 की बात आती है। भरतपुर से दोस्तों ये पत्र निकाला जाता था। कहां से दोस्तों? भरतपुर से। कब दोस्तों? 1849 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। सज्जन कीर्ति सुधाकर में पत्र की बात करूं तो ये दोस्तों उदयपुर से निकाला जाता था। कहां से दोस्तों? उदयपुर से निकाला जाता था। 1879 की दोस्तों बात आती है। 1879 में ये उदयपुर जिले से निकाला जाता था। देश हितैषी समाचार पत्र की मैं बात करूं तो देश हितैषी जो समाचार नामक पत्र था ये अजमेर से सन 1882 में निकाला जाता था। कब दोस्तों? 1882 में अजमेर से निकाला जाता था। और दोस्तों राजस्थान नामक समाचार पत्र की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये दोस्तों 1889 में, कब दोस्तों? 1889 में ब्यावर से दोस्तों ये समाचार पत्र निकाला जाता था। अब आप दोस्तों में कमेंट में जरूर बताइएगा कि और नामक समाचार दोस्तों जो पत्र था ये कब कहां से निकाला जाता था, कब से कहां और किसके द्वारा इसका संपादन किया जाता था, ये बात आप हमें जरूर बताइएगा। तो और नामक एक समाचार पत्र, बिंदु नामक समाचार पत्र कहां से निकाला जाता था, ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इनके उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। राजस्थान में अंग्रेजों ने अनुचित हस्तक्षेप का निम्नलिखित में से सबसे पहले सर्वप्रथम किस शासक ने विरोध किया था? कहने का मतलब है कि राजस्थान में उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो शासक वर्ग होते थे वो उसमें दोस्तों हस्तक्षेप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हस्तक्षेप कर रहे थे। और राजस्थान के एक महाराणा होते हैं वो जो अंग्रेजों का विरोध करते हैं। तो अंग्रेजों ने राजस्थान में जो हस्तक्षेप किया उसका विरोध सर्वप्रथम किस शासक ने किया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो नरेश जयसिंह, जयपुर के राम सिंह, मारवाड़ के उमेश सिंह। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह थे इनके द्वारा सर्वप्रथम अंग्रेजों का विरोध किया गया था कि आप किसी भी प्रकार से राजस्थान की जो राजनीति उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, और फतेह सिंह के समय दोस्तों आपको बताया दोस्तों चेतावनी चुंगटिया भी लिखा गया था दोस्तों जो कि 13 सोरठे थे। ठीक है दोस्तों, केसरी सिंह भारट ने लिखे थे अपनी दोस्तों मेवाड़ की मातृभूमि को उजागर करने के लिए। अगला प्रश्न है कि विजय सिंह पतिंग ने किसान पंचायत से त्याग पत्र क्यों दिया था? दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने। अगर आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसआई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो सकता है। विजय सिंह पतिंग ने किसान पंचायत से त्याग पत्र क्यों दिया था? सन 1923 में उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया? नहीं। माणिक्यलाल वर्मा को नेतृत्व प्रदान करने हेतु? नहीं। उन्होंने किसानों को असिंचित भूमि को पड़त रखने हेतु कहा था? बिल्कुल सही बात है, नहीं दोस्तों। किसान ठिकाने द्वारा नए राजस्व दरें तय करके पड़त भूमि को नीलाम किया गया जिससे लोगों ने ले लिया था। बिल्कुल सही बात है। माणिक्यलाल वर्मा ने दोस्तों कहा था कि जो किसान है वो भूमि को पड़त रखे, लेकिन पड़त रखने के साथ में जो लोगों ने उस भूमि को दोस्तों पड़त तो रखा दोस्तों, पड़त नहीं रखा, बल्कि लोग जो ठिकाने का दोस्तों जो ठिकानेदार था उसने उस भूमि को बेचा और लोगों ने उसे दोस्तों किराए पर खरीद लिया था नीलामी के रूप में। तो इस वजह से दोस्तों उन्होंने विजय सिंह पतिंग ने जो किसान पंचायत थी उसे त्याग पत्र दिया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। मदन खादिर कुटीर किस प्रजा मंडल से संबंधित था? मदन खादी कुटीर दोस्तों एक आपको पता है राजस्थान में उस समय जो भारत में जो स्वतंत्र संग्राम चल रहा था उस समय दोस्तों राजस्थान का एक जिला था दोस्तों जिसका नाम है करौली। उस समय दोस्तों करौली में भी दोस्तों एक प्रजामंडल के तौर पर इस खादी कुटीर की स्थापना की गई थी जिसका नाम है मदन खादी कुटीर। ये बात आपको याद रखनी है। 1930 के लगभग की बात आती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के बेल आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने कालांतर राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। ये भी बात सही आती है
कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में जो भील जनजाति के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था दोस्तों, वो पहले तो दोस्तों एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था, बाद में वो दोस्तों राजनीतिक उसने स्वरूप ग्रहण कर लिया। ऑप्शन एक राइट है। सामाजिक और जागरूकता के कारण भीलों ने ठाकुरों के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, ये भी सही बात आती है। भील क्षेत्र में राज्य के आबकारी राजस्व में दोस्तों गिरावट आई, ये भी बात सही आती है। गोविंदगिरी बेड़सा ग्राम के कृषक भील थे। भाई साहब ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि जो गोविंदगिरी थे ये बेड़सा ग्राम इनका जन्म होता है, लेकिन दोस्तों ये भील नहीं थे, ये बंजारे थे। क्या थे दोस्तों? बंजारे थे। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि गोविंदगिरी के बारे में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पुनः दोस्तों कक्षा जो IITV की जो 9th की जो बुक आती है उस 9th की किताब से पूछा गया है। मैं एक बार यहाँ पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों इस विद्रोह के बारे में। ये देखिए दोस्तों हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों इनके द्वारा। दोस्तों ये कक्षा 9th की जो किताब है यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एक हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आप लोगों को। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में डूंगरपुर बांसवाड़ा में दोस्तों भील आंदोलन उत्पन्न हुआ, जो कि सर्वप्रथम एक सामाजिक सुधार आंदोलन था, बाद में राजनीतिक विद्रोह में बदल गया। गोविंद गुरु बेड़सा गांव के दोस्तों किवासी और बंजारे थे, वे एक स्वयं के छोटे किसान थे। क्या थे दोस्तों? गोविंद गुरु थे वो एक प्रकार से दोस्तों किसान थे। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। वे उनकी निर्धन आर्थिक अवस्था से दमन थे। वे बाद में सन्यासी बन गए थे। गोविंद गुरु ने बाद में दोस्तों सन्यास धारण कर लिया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। क्या कर लिया था? सन्यास धारण कर लिया था। और वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए थे। तो इनके गुरु का नाम क्या आता है दोस्तों? राजगिरी। कहाँ के आते हैं दोस्तों? राजगिरी इनका गुरु राजगिरी इनके गुरु का नाम आता है, जो कि दोस्तों कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र हुआ करता था, वहां के दोस्तों अखाड़े के दोस्तों ये संचालक हुआ करते थे राजगिरी। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इंपोर्टेंट है। सन 1908 में गोविंद गुरु ने राजपूताना छोड़कर सन 1910 तक कर्षक के रो में गुजरात के सूद और इडर राज्य में भीलू के रो में इन्होंने कार्य किया था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि गोविंद गुरु ने दोस्तों सन 1908 से, कब से? सन 1908 से सन 1910 तक, सन 1910 तक गुजरात राज्य का दोस्तों जो सूत इलाका था दोस्तों, क्या था दोस्तों? जो सूत इलाका था, और एक था दोस्तों इडर राज्य। यहाँ पर दोस्तों इडर राज्य में, सूत राज्य में और इडर राज्य में इन्होंने अपना कार्य किया था, और दोनों के कहा थे दोस्तों? कि गुजरात में थे। ये भी बात आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों गौर करना, इडर राज्य के अंतर्गत पाल पट्टा में भील आंदोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि जागीरदार ने भीलों के साथ में 24 फरवरी सन 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते में कुल 21 शर्तें निर्धारित की गई थी। गौर करना दोस्तों, जब गोविंद गुरु गुजरात में गए हुए थे दोस्तों इडर राज्य में, कहां पर? इडर राज्य में। तो इडर राज्य में एक जगह का नाम आता है दोस्तों पाल पट्टा जगह। गौर करना दोस्तों, पाल पट्टा जगह। इस पाल पट्टा जगह में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया था। आंदोलन कब किया था? 24 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, 24 फरवरी सन 1910 की बात आती है। 24 फरवरी सन 1910 को इन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक दोस्तों जागीरदारों से दोस्तों क्या किया दोस्तों? आंदोलन किया। और इस जो ये समझौता हुआ बाद में यहाँ के जागीरदार के बीच में, इसमें गोविंद गिरी ने 21 शर्तें रखी थी। गौर करना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के एग्जाम के लिए दोस्तों, कि कितनी शर्तें रखी थी? 21 शर्तें रखी थी। इंपोर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। यह समझौता गोविंद गुरु के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 में वह डूंगरपुर राज्य में अपने मूल स्थान बेड़सा पुनः आ गए थे। सन 1911 में बाद में वो पुनः दोस्तों अपने दोस्तों जो ग्राम था बेड़सा आ गए थे। कहां पर दोस्तों? डूंगरपुर में। तो ये जो बेड़सा गांव ये कहां है? ये डूंगरपुर में। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि गोविंद गुरु से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैं इसी वजह से आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों कि आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमने जो श्रृंखला शुरुआत की है वो RBSE की किताबों, मूल NCERT किताबों से शुरू की थी। चर्चा करते हैं हम अगले प्रश्न की, और आप लोगों के सामने राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में P सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर वन व सहकारी विभाग निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको पता है दोस्तों जो वन और जो सहकारी जो विभाग है दोस्तों ये कोटा में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि कोटा महाराव के एकीकरण के प्रयासों के प्रति उदयपुर के महाराणा का क्या पक्ष था? कोटा का जो महाराज हुआ करते थे उस समय, उसके उनका जो प्रयास था एकीकरण के संदर्भ में, क्योंकि वो चाहते थे दोस्तों कि कोटा बूंदी बारा जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है उसका एक संयुक्त संघ बने। लेकिन उसके प्रति जो महाराणा की जो नीति थी वो क्या थी? उदयपुर के जो महाराणा थे वो क्या चाहते थे दोस्तों? कोटा के
माराओ से। तो वो चाहते थे कि उदयपुर के महाराणा चाहते थे कि इन रियासतों का विलय मेवाड़ में हो जाए। किसका दोस्तों? जो कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ जो चारों रियासतें थी इनका विलय मेवाड़ में हो जाए। ऐसा कौन चाहते थे? उदयपुर के जो महाराणा थे वो ऐसा चाहते थे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि राजस्थान के निम्नलिखित पर्वतीय शिखरों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में आप लोगों को निर्धारित करना है। तो आरोही क्रम इनको व्यवस्थित करना है और सही कूट का चयन करना है। सबसे पहले आ जाएगा हमारे दोस्तों जेलिया डूंगरी। दोस्तों सबसे पहले इसमें दोस्तों जो हमारा आएगा वो आएगा दोस्तों सिरस्वासा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा सिरवासा, जिसकी दोस्तों अगर मैं आप लोगों से इसकी ऊंचाई की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 651 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। कितनी आती है? 651 मीटर। नंबर 2 पर आ जाएगी दोस्तों जेलिया डूंगरी। जेलिया डूंगरी की बात करूं तो 1166 मीटर इसका दोस्तों ऊंचाई आती है, 1166 मीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके बाद में दोस्तों कुंभलगढ़ की आप लोगों को पता ही होगा 1224 मीटर है, ये इसकी ऊंचाई आती है 1224 मीटर। ठीक है, वहीं दोस्तों देलवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो 1442 मीटर है, 1442 मीटर ये इसकी ऊंचाई आती है। तो आरोही क्रम आप लोगों से पूछा है दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले सिरसा, फिर जेलिया डूंगर, फिर कुंभलगढ़, फिर दोस्तों देलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो सी बी ए किसमें नजर आए? तो CBAD ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खतन सही है? तो सही खतन की आप लोगों को चर्चा करनी है। जयसमंद झील पश्चिम में लसाड़िया पठार में स्थित है। भाई साहब जयसमंद झील के पश्चिम में लसाड़िया पठार स्थित है, गलत बात हो जाएगी दोस्तों। जयसमंद दोस्तों जो झील है ना, इस झील के पूर्व दिशा में, इस झील के पूर्व दिशा में लसाड़िया का पठार स्थित है। ठीक है दोस्तों, लसाड़िया का जो पठार है वो पूर्व दिशा में। तो दोस्तों पश्चिम शब्द गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट गलत हो जाएगा। भोराट के पठार की ऊंचाई, औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। दोस्तों एकदम सही बात है, जो बोराट के पठार की जो औसत ऊंचाई है 1225 मीटर है। उदयपुर बेसिन के चारों ओर घेरे हुए भू आकृतिक भागर को भाकर कहा जाता है। भाई साहब ये गलत बात हो जाएगी। उदयपुर चारों बेसिन के जो चारों ओर दोस्तों जो त्रस्त्री नुमा जो पहाड़ियां है, त्रस्त्री नुमा कैसी दोस्तों? तरस्तरी नुमा। तो जो तरस्तरी जो नुमा जो पहाड़ियां है ना, इन्हें दोस्तों सामान्य दोस्तों गिरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गिरवा। मैंने कल नहीं दोस्तों परसों के वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी, जब हमने दोस्तों राजस्थान का एक परिचय नामक टॉपिक आप लोगों को बताया था। तब मैंने आप लोगों से कहा था कि जो उदयपुर जो बेसिन है ना, इसके चारों ओर दोस्तों एक पहाड़ियां पाई जाती है दोस्तों तरस्तरी नुमा, जिन्हें दोस्तों सामान्य दोस्तों गिरवा कहा जाता है। जबकि मैंने भाकर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये कटी फटी पहाड़ियां जो कि दोस्तों सिरोही में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? सिरोही वाला जो इलाका है वहां पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही होगा केवल बी। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए केवल बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है? दोस्तों खंबात की जो खाड़ी है दोस्तों ये हमारे दोस्तों अरब सागर की तरफ स्थित है, और खंबात की खाड़ी में जो अपना जल लेकर जाती है काली सिंध दोस्तों बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। कहां पर ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। पार्वती नदी भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। बेड़ज नदी है वो भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। लेकिन खंबात की जो खाड़ी में अपना जल गिराती है वो उत्तर हो जाएगा दोस्तों माही नदी। माही नदी वही नदी है दोस्तों जो कि दोस्तों राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश के बीच में अपना दोस्तों जल बंटवारे के रूप में करती है 50-50%। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आप लोगों को बताना है। पचपदरा झील जो कि दोस्तों बालोतरा में मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले कहा था कि दोस्तों नए करंट जीके आ चुकी है, या जो 41 झीलों के अनुसार दोस्तों नए क्वेश्चन बनना आरंभ हो चुके हैं। याद रखना पचपदरा जो झील है वो वर्तमान में बालोतरा जिले में स्थित है, न कि बाड़मेर में। तो ये बात आपको याद रखना। और ये पचपदरा झील वही है दोस्तों जब सन 1900 दोस्तों लगभग यहाँ पर दोस्तों जो 74% राजस्थान सरकार और दोस्तों जो पचपदरा है दोस्तों HP वाली उसके बीच में दोस्तों साझेदारी है 74.26% की। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ताल छापर जो कि दोस्तों चूरू में स्थित है, जो कि काले हिरणों के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी भी राइट हो जाएगा। तलवाड़ा झील बीकानेर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तो तलवाड़ा जो झील है दोस्तों ये आपको पता है कि कहाँ है? गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, तो ये हनुमानगढ़ वाला जो इलाका है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 3 है ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात है अपना। नवलखा झील की बात करें तो दोस्तों ये बूंदी में स्थित है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है? साबरमती की जो सहायक नदी वो आप लोगों को बतानी है। माजम पहला ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। जो माजम नदी साबरमती की सहायक नदी है। चाप होगी दोस्तों, ये चाप किसकी नदी है? माई की सहायक नदी है दोस्तों, चाप अनास। ठीक है दोस्तों, चाप अनास हो गई ये दोस्तों माई की सहायक नदियां है।
ठीक है, पश्चिमी बनास तो ये दोस्तों साबरमती की सहायक होगी नहीं, ऑप्शन नंबर ए की राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों, आपको एक नक्शा दिया गया है दोस्तों, ये राजस्थान का, और इस नक्शे में ये आपको बताना है कि जो ये वाला जो इलाका है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ये दोस्तों ये नक्शा देखिए और आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो इलाका ये उप आद्र में आता है, किसमें आता है दोस्तों, उप आद्र इलाका में आता है, ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो मध्यम दोस्तों जो काली मिट्टी होती है राजस्थान का जो हाड़ौती वाला जो पठार है यहाँ पर पाई जाती है, और हाड़ौती वाले जो तो पठार है मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये उपजाऊ मृदा होती है जहाँ पे दोस्तों सोयाबीन वगैरह की जो फसलें वो यहीं पर की जाती है। अगला प्रश्न देखेगा कि राजस्थान के शुष्क सागवान के वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर जो तो 40 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है, भाई साहब ये बात गलत हो जाएगी। यह संपूर्ण वनों का लगभग 20% रखते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। ये लगभग दोस्तों 6.86% दोस्तों अपना वन रखते हैं। कौन सी दोस्तों, शुष्क सागवान के वन, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रमुख इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा दोस्तों। कि जो शुष्क सागवान के वन होते हैं वो राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका वहां पर पाए जाते हैं, और लगभग राजस्थान का जो क्षेत्र जो वनों का क्षेत्र है उसका 6.86% रखते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। इन्हें शीतोष्ण वन नहीं कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न है। अभी हाल ही में दोस्तों रबी की फसल जारी है, और रबी की जो फसल है उसमें दोस्तों देखिएगा दुर्गापुरा 65, चंबल 65, राज 30-70 आदि उन्नत किस्में किसकी है। दुर्गापुरा 65 हो गई, चंबल 65 हो गई, राज 30-70 आदि जो किस्में है ना ये गेहूं की किस्में दोस्तों, किसकी किस्में, गेहूं की किस्में, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। राजस्थान में सोयाबीन के मुख्य उत्पादक जिलों का सही युग्म आप लोगों को बताना है। मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले बताया कि राजस्थान में जो सोयाबीन के जो मुख्य उत्पादक जो जिले हैं वो है दोस्तों बारां और झालावाड़। कौन से दोस्तों, बारां और झालावाड़, ऑप्शन एक ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पशु गणना 2012 से की तुलना में 20वीं पशु गणना 2019 में किस पशुधन की नकारात्मक वृद्धि दर नहीं। यानी कि चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, इनमें से दोस्तों ऐसे कौन सा पशु है जिसकी नकारात्मक वृद्धि दर नहीं रही। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो भेड़ आती है, देखिए दोस्तों जो सीप आती है इसकी भी दोस्तों क्या हुई दोस्तों नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिलती है। गोवंश, भाई साहब ये गलत हो जाएगा। गोवंश है ना दोस्तों इसका सही राइट होगा, क्योंकि ये धनात्मक रही थी। कैसी रही थी दोस्तों, ये धनात्मक रही थी। गाय के साथ में जो भैंस है दोस्तों वो भी धनात्मक रही थी, भैंस तो गाय और भैंस ही धनात्मक रही थी, बाकी जितने भी पशु है वो नकारात्मक वृद्धि दर अंकित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 2 है वो राइट हो जाएगा। भेड़, सुअर और जो बकरी है इनकी जो संख्या थी उनमें दोस्तों कमी देखने को मिली थी वर्ष सन 2019 के जनगणना में, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों पशुधन और उनका दोस्तों सही मिलान आप लोगों को करना है दोस्तों। तो पशुधन और जो सही मिलान आप लोगों को करना है। भेड़, चनोतर, एकदम सही बात है दोस्तों। चनोतर जो भेड़ है वो दोस्तों पाई जाती है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऊंट, गोमट दोस्तों जो ऊंट होता है ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। भैंस की बात करें तो दोस्तों मेहसाना दोस्तों जो भैंस होती है ये भी पाई जाती है राजस्थान में। और गोवंश की बात करें तो दोस्तों कांकरेज, ऑप्शन नंबर 4 ये भी सही है। इनके दोस्तों आपको पशु दिए गए उनकी नस्लें दी गई जो कि चारों की चारों सही है। मैं भैंस और दोस्तों गोवंश की बात करूं दोस्तों तो दोनों के दोनों में 2019 की दोस्तों जो जनगणना थी दोस्तों पशुओं की, इनमें इनकी दोस्तों क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वृद्धि हुई थी न कि कमी, तो ये बात आपको याद रखनी है भैंस और गोवंश में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों के युग्म के राजस्थान में कुल जनसंख्या के संदर्भ में अधिकतम और न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी कि दोस्तों जो शेड्यूल कास्ट जिसे हम एससी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, एससी। तो एससी की जो अधिकतम और न्यूनतम आपको जनसंख्या आप लोगों को बतानी है। तो आपको पता है एससी की जो सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है गंगानगर जिले में, कितनी पाई जाती है गंगानगर जिले में, और न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, न्यूनतम पाई जाती है दोस्तों डूंगरपुर में। तो ये बात आपको याद रखनी है, कितनी पाई जाती है ये भी आपको पता होगा। एससी की जो सबसे अधिक पाई जाती है गंगानगर में, और डूंगरपुर में न्यूनतम पाई जाती है, याद रखना इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम था। तो सबसे कम लिंगानुपात आपको पता है जो धौलपुर और जो जैसलमेर वाला जो इलाका है यहाँ पर जो सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है राजस्थान का, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और नगरीय साक्षरता दर सर्वाधिक रही थी। इनके ऐसा जिला जिसकी दोस्तों ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक थी और ऐसा दोस्तों जिला जिसकी शहरी साक्षरता दर सर्वाधिक रही थी। तो ग्रामीण की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो झुंझुनू, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 देखेगा झुंझुनू। और नगरीय साक्षरता दर सर्वाधिक जहां की रही थी वो था उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे दोस्तों कुल कितने परसेंट, जितने भी 40% आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए आरपीएससी के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन पेपर था। आने वाले एग्जाम की, चाहे एसआई का एग्जाम हो, लेब असिस्टेंट का हो, एलडीसी का हो, इनमें दोस्तों ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। इसी प्रकार से हम दोस्तों अभी हाल ही में जो आरपीएससी के जितने भी पेपर हुए ना उन सभी को दोस्तों इसी प्रकार से बारी बारी से करेंगे। तो आप उन प्रश्नों को जरूर देखेगा, आने वाले समय में क्वेश्चन बनेंगे जरूर। और लगभग दोस्तों जितने भी प्रश्न बने वो सारे के सारे हम कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन नए आए वो भी आपको याद रखने, जैसे कि दोस्तों मदन खादी भंडार वाला जो कि करौली में नया क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस प्रकार के नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपसे।